ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है। आज के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है इंग्लिश। ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन लोग इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और ये बात सिर्फ इंडिया की ही नहीं, दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में इंग्लिश जानने वाले लोगों को दूसरों से ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। हमारे इंडिया में इंग्लिश को इस हद तक प्रायोरिटी दिया जाता है कि कई स्कूल्स में अगर आप हिंदी बोलते हुए पकड़े गए तो आपसे फाइन दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसी खास बात है इंग्लिश के बारे में कि यह दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज बन गई? क्यों यह दुनिया की सबसे ग्लोबल लैंग्वेज है? और कैसे एक छोटे से देश ने पूरी दुनिया में इंग्लिश को आग की तरह फैला दिया? और इंग्लिश से पहले दुनिया में किस लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? इन सभी चीज के बारे में आइए विस्तार से समझते हैं। इंग्लिश के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो आज से करीब 1500 साल पहले 5th to 6th सेंचुरी के बीच ब्रिटेन में इंग्लिश को लाया गया था। इसके पहले ब्रिटेन में लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को यूज किया जाता था लोगों के द्वारा। लेकिन एंग्लो सैक्सन्स कम्युनिटी जो कि जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स जैसे देशों में बसती थी, उन्होंने 5th to 7th सेंचुरी के बीच ब्रिटेन में इंग्लिश को लाया। उस समय जो इंग्लिश बोली जाती थी और आज के दिन जो इंग्लिश बोली जाती है, उसमें आसमान जमीन का डिफरेंस है। हालांकि यह डिफरेंस दुनिया की सभी भाषाओं में है, क्योंकि समय के साथ साथ हमारा लैंग्वेज भी इवॉल्व करता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इंग्लिश एक मिक्स्ड लैंग्वेज है जो कि मेनली लैटिन, फ्रेंच, डच और ग्रीक को मिला के बनी है। इसमें से सबसे ज्यादा शेयर लैटिन भाषा के पास था, क्योंकि इंग्लिश को बनाने में लैटिन का सबसे ज्यादा यूज किया गया था। लैटिन को आप संस्कृत से कंपेयर कर सकते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने भी भाषाएं बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर गुजराती, पंजाबी, इन सभी को बनाने में संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक उसी तरीके से आज यूरोप में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब लैटिन से बनी है। पुराने दिनों में जो इंग्लिश बोली जाती थी उसको आज ओल्ड इंग्लिश नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये लैंग्वेज समय के साथ साथ और भी क्लियर और दूसरों से अलग होती गई और ऐसे ही बना मिडिल इंग्लिश, जिसको 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच बोली जाती थी। इस समय इंग्लिश में फ्रेंच लैंग्वेज की डोमिनेंस बढ़ने लगी, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में लैटिन का था। इस मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में कई हजारों वर्ड्स को फ्रेंच से उठा के इंग्लिश में शामिल किया गया। जैसे कि आज के दिन हम जो प्रिंस या फिर जॉयफुल, इन सब वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करते हैं, ये सब फ्रेंच से लाया गया। इंग्लिश की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दुनिया की सबसे फ्लेक्सिबल लैंग्वेजेस में से एक है। मतलब ये आसानी से किसी भी लैंग्वेज से वर्ड्स को उठा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे हमारे हिंदी से जेल, जंगल, कर्मा, इन सब वर्ड्स को उठाया, वैसे ही तमिल से भी करी, पंदल आदि वर्ड्स को। इंग्लिश की दुनिया में फैलने की शुरुआत होती है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट एम्पायर था। साल 1922 में, यानी आज से 100 साल पहले, ये एम्पायर अपने पीक पर था। यानी उस समय इन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड्स को अपने कब्जे में रखा था। इस मैप को देखिए, उस समय पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन थी उसकी ऑलमोस्ट 25% एरिया सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में उस समय कहावत हुआ करती थी कि द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब सनसेट होता था तब इंडिया में ऑलरेडी सनराइज हो चुकी होती, और जब इंडिया में शाम होती थी तब कनाडा में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होती। इन टोटल 458 मिलियन लोग उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहते थे, जबकि उस समय दुनिया की ऑलमोस्ट 25% आबादी हुआ करती थी। इतने सारे लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो उन लोगों के बीच एक कॉमन लैंग्वेज होना भी जरूरी था, और ये कॉमन लैंग्वेज की काम किया इंग्लिश ने। ब्रिटिशर जिस भी देश में जाते थे वहाँ पर वो लोग वहाँ की लैंग्वेजेस को सीखने के बजाय अपनी लैंग्वेज वहाँ के कुछ लोगों को सिखा देते थे। इससे एक तरफ ब्रिटिश लोगों को कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं थी, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि कॉलोनी में रहते थे, उनको अगर अच्छी करियर बनानी है तो उनको इंग्लिश सीखना पड़ता था। इसलिए आपने शायद देखा होगा कि चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो या फिर जवाहरलाल नेहरू, सबको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आती थी, क्योंकि उनकी बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत थी। लेकिन तब क्या हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर टूटने लगी? 1950s तक आते आते ज्यादातर कॉलोनीज को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल चुकी थी। इस समय ब्रिटिशर्स को इन सब देशों को छोड़ के मजबूरन जाना पड़ा और उन देशों को आज़ादी देनी पड़ी। इनमें से एक देश था हमारा इंडिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake
to life and freedom. आज़ादी के बाद ज़्यादातर देशों में इंग्लिश एक ऑफिशियल या फिर नेशनल लैंग्वेज के तौर पे बन रही। इसके पीछे अलग अलग देशों में अलग अलग रीजंस हैं। जैसे कि अपने इंडिया की ही बात करते हैं। जब इंडिया में संविधान को लिखा जा रहा था तब उस समय के लीडर्स ने इस बात पर काफी आलोचना करी कि क्या इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंडिया में इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर सिर्फ हिंदी को ही यहाँ पर रखा जाए। कई लोगों ने इसके फेवर में बात किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जो लोग इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चुनना चाहते थे उनका कहना था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडिया में सारी कम्युनिटीज से इक्वली डिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को इससे ज्यादा फायदा मिलेगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस चीज का खूब सपोर्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि दलित कम्युनिटी को सबसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश एक बेस्ट ऑप्शन है। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि अगर संस्कृताइज्ड हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया तो ब्राह्मण लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगी। इसके अलावा कई और साउथ इंडियन लीडर्स ने इस चीज का सपोर्ट किया क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हिंदी एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है और ये अगर नेशनल लैंग्वेज बन गया तो साउथ इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि इंडिया में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इंग्लिश के सख्त खिलाफ थे। जैसे कि 1967 में एक अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था राम मनोहर के द्वारा। इन लोगों का कहना था कि इंग्लिश को इंडिया से टोटली फेज आउट कर देना चाहिए क्योंकि यह ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है जिसने हम पे 200 सालों तक राज किया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इस मूवमेंट को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी साउथ इंडियन लीडर्स से और क्योंकि ज्यादातर लीडर्स इंग्लिश के सपोर्ट कर रहे थे इसलिए यहाँ पर इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया। इसके बाद से ही भारत के हर सेक्टर पे चाहे वो एजुकेशन हो या फिर बिजनेस सभी में इंग्लिश की दबदबा तेजी से बढ़ने लगी। और आज के दिन इंग्लिश कैसे हमारी खुद की लैंग्वेजेस को ही खा रही है ये तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। You mother fathers menace this English coaching not a local language। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह तो थी इंडिया की बात, लेकिन दूसरे देशों में इंग्लिश ने कैसे कब्जा जमाया। अगर यूएस की बात करें तो इसको भी कई देशों के द्वारा कब्जा किया गया था। इनमें से एक देश था ब्रिटेन जिसके पास यूएस की सबसे ज्यादा लैंड थी। लेकिन जब 1776 में यूएस को इन सब देशों से आजादी मिली तब यूएस ने एक नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया क्योंकि उस समय यूएस में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती थी और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंग्लिश में लिखा गया था। इसलिए यूएस ने अपनी नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को ही चुना। इसके बाद से ही यूएस में इंग्लिश की डोमिनेंस तेजी से बढ़ती गई और वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस एक एक करके खत्म होती गई। आज के दिन यूएस के ऑलमोस्ट 91% लोग इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके बाद आती है वर्ल्ड वॉर 2 जिसने इंग्लिश को पूरी दुनिया में फैलने में मदद किया। हम सबको पता है कि इस वार में एलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन, यूएस, रशिया आदि शामिल थे उन्होंने एक्सिस पावर जो कि जर्मनी, इटली, जापान से मिलकर बने थे उसको हराया। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो कंट्रीज इतने बड़े वार्स को जीतती है उसकी कल्चर, लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में डोमिनेट करती है क्योंकि इसमें ब्रिटेन, यूएस जैसे कंट्रीज की जीत हुई थी जहाँ पर पहले से ही इंग्लिश बोली जाती थी। इसलिए इंग्लिश आसानी से दूसरे देशों में फैल गया। अगर इस वार में जर्मनी की जीत होती तो शायद आज इंग्लिश की पोजीशन जर्मन के पास होता क्योंकि अगर इस वार में हिटलर जीत जाता तो दूसरे देशों में जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेजेस को इम्पोज करता और ऐसा होता तो शायद आज आप इंग्लिश की जगह जर्मन लैंग्वेजेस को पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में इंग्लिश को फैलाने में अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो वो था यूएस क्योंकि इस वार में यूएस को छोड़ के यूरोप के ऑलमोस्ट सभी देशों में एक भारी लॉस हुआ था। इकलौते यूएस ने इस वार से $8.7 बिलियन की कमाई की। उस समय एक तरफ जहां पर ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश बिल्कुल तबाह हो चुकी थी वहीं पर दूसरे तरफ यूएस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और ये देखते ही देखते एक सुपर पावर बन गई। अपने कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के चलते यूएस की बिजनेसेस पूरी दुनिया में फैलने लगी। इसके साथ साथ ही हॉलीवुड और अमेरिकन म्यूजिक बॉन्ड्स जो कि इंग्लिश में अपनी शोज को रिलीज करती थी और दुनिया भर में पॉपुलर होने लगी। अमेरिका में उस समय एक से बढ़कर एक चीजें इन्वेंट होने लगी। इंटरनेट की वजह से कई अमेरिकन कंपनीज का जन्म हुआ। गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनीज अमेरिका से ही बिलोंग करती है जो कि आज पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है। इन सब चीजों का इम्पैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पड़ा क्योंकि इन सभी चीजों से चाहे वो मूवी हो या फिर बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ी थी। इसलिए आज के दिन इंटरनेट में जितने भी वेबसाइट्स है उसमें से 58% की कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में ही है। जो सेकंड पोजीशन पे है यानी रशियन उसकी परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 5.3 है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आज के दिन इंग्लिश दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है।